तो दोस्तों, एक बार फिर आपका अभ्यास सीरीज 2023 में स्वागत है। यानी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए आज एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है पॉलिटी की चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 6 टेस्ट दे दिए हैं और उसका पीडीएफ भी अपना टेलीग्राम चैनल पर दे दिया, जिसमें व्याख्या सहित पूरी उसमें अपडेट है। तो इसका भी लगभग अब आपको जो है 3 सेट का क्वेश्चन मिलेगा, यानी 300 क्वेश्चन का सेट मिलेगा टोटल ज्योग्राफी में, जिसमें पूरा आपका ज्योग्राफी का रिवीजन शामिल रहेगा। सेक्शन वाइज है, यानी अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति विकास, पृथ्वी के आंतरिक भाग, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, खनिज और चट्टान, भू आकृति और उनका विकास, भू आकृति प्रक्रियाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, भारत और विश्व की भू आकृति, तो भू आकृतियां। तो ये टॉपिक से हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ऐसे पूरा ज्योग्राफी हम लोग जो है 300 क्वेश्चन में पूरी ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लेंगे। और इसकी सारी अपडेट आपको पीडीएफ, इसकी फाइल और विथ एनालिसिस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ईडीयू पर मिल जाएगी, जो आप सर्च करके या क्यूआर कोड स्कैन करके ले सकते। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कोड स्कैन करके या फिर अपने बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अभी हमारी पॉलिटी और क्या इन्वायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हो गई। इसके अलावा जो सब्जेक्ट बचे वो भी होने वाली है। यानी टोटल हमारा टारगेट है यूपीएससी प्रीलिम्स तक हम लोग लगभग 5000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे सब्जेक्ट से। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिग बैंग घटना के ठीक पश्चात ब्रह्मांड में विलक्षणता यानी विद्यमान थी। ऑप्शन 2 की बात करें, ब्रह्मांड विस्तार की परिकल्पना आकाशगंगाओं के व्यक्तिगत विस्तार का सुझाव देता है। ऑप्शन 3 की बात करें, बिग बैंग सिद्धांत किसी भी समय ब्रह्मांड की स्थिर स्थिति की व्याख्या करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन 1 की बात अगर करेंगे तो बिग बैंग थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है? अगर बिग बैंग थ्योरी को क्या कहते हैं? इसे ब्रह्मांड विस्तार का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड विस्तार का सिद्धांत भी कहते। इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने इसका जो है प्रतिपादन किया था, जिसे आगे चलकर रॉबर्ट वेगनर द्वारा स्पष्ट किया गया। तो प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था, आगे चलकर किसने स्पष्ट किया? रॉबर्ट वेगनर ने। तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति के इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक ही स्थान पर क्या थे? संगठित थे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो एकल परमाणु कहा गया। लेकिन लगभग 13.7 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इस पदार्थ में विस्फोट हुआ, और जिससे बिग बैंग कहला रहा है। यानी ये एकल था, इसमें विस्फोट हुआ और धीरे धीरे ब्रह्मांड का प्रसार होने लगा। तो इसके ठीक पहले जो क्या था, इस स्थिति को एकता थी। तो यही बात कह रहा है। इसमें कहा गया कि ब्रह्मांड के जो बिग बैंग घटना हुई उसके ठीक पश्चात जो है बाद ब्रह्मांड में क्या हुआ? विलक्षणता विद्यमान थी। तो ये ऑप्शन गलत है। इसके जो है ठीक पहले यानी बाद नहीं, पहले ये था कि ये एकल संरचना में थी, बाद में क्या हुआ? पूरा बिग बैंग थ्योरी में आया। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ब्रह्मांड विस्तार की परिकल्पना आकाशगंगाओं के व्यक्तिगत विस्तार का सुझाव देती है। तो ये गलत है, क्योंकि बिग बैंग या ब्रह्मांड विस्तार की परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गैलेक्सी के बीच की दूरी में वृद्धि हो रही है, जबकि स्वयं की गैलेक्सी में विस्तार नहीं हो रहा है। यानी जो स्वयं की गैलेक्सी में विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है गैलेक्सी के बीच की दूरी में वृद्धि हो रही है, जबकि ये स्वयं की गैलेक्सी के विस्तार नहीं है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 जो है गलत है। अब ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार की प्रकृति पर जोर देता है। ठीक है, यह हॉयल स्थिर अवस्था है, यानी स्टडी स्टेट है कि अवधारणा के ठीक विपरीत है, जो सदैव ब्रह्मांड की स्थिर होने की बात करता है। इस प्रकार ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 2 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आकाशगंगा में तारे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ स्थानीय पिंड होते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, एक तारा केवल
विशिष्ट द्रव्यमान प्राप्त करने पर ही ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकता है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि एक आकाशगंगा के मूल तत्व तारे हैं और आकाशगंगा का निर्माण असंख्य तारों से मिलकर हुआ है। ठीक है, और जो प्रत्येक तारा है हाइड्रोजन और हीलियम की निहारिका उसके चारों ओर स्थिर गैस है। यानी अगर बात करें हाइड्रोजन और हीलियम, इसके अलावा बात करें निहारिकाओं के बादलों की जो नाइट्रोजन गैस उपस्थित नहीं हो रही, यानी इसमें नाइट्रोजन गैस की उपस्थित नहीं हो रही बल्कि हीलियम और हाइड्रोजन। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है। अब बात करेंगे ऑप्शन दो की, तो ऑप्शन दो सही है, क्योंकि अपने द्रव्यमान के आधार पर प्रत्येक तारे की न्यूट्रॉन जो तारे या ब्लैक होल में परिवर्तित होने की अवधारणा एस चंद्रशेखर ने दी थी। ठीक है, जिसे प्रस्तावित किया गया था कोई भी स्थिर सफेद बौना तारा सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.44 गुना, जो कि चंद्रशेखर सीमा है, से अधिक नहीं हो सकती। यानी अधिक द्रव्यमान प्राप्त करने की स्थिति में ये तारे या तो न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन दो सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। सौरमंडल के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? एक सौर दूरी को पूरा करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन बी की बात करें ग्रहों की रोशनी आकाश तारों की तुलना में कम होती है। ऑप्शन सी की बात करें सौरमंडल की सबसे चमकीले तारे को ओरियन नाम दिया गया है। ऑप्शन डी की बात करें ग्रह द्वारा तारों के चक्कर लगाने वाला समय दूरी से साथ बढ़ता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी इकाई है ना कि समय की। तो एक सौर दूरी को पूरा करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय क्या है? प्रकाश वर्ष है। तो ये ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, ना कि समय की। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन ए गलत है। अब बात करेंगे ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि जो ग्रहों का स्वयं कोई प्रकाश नहीं होता, वे उन पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित करते हैं। और ग्रहों और तारों के बीच मूलभूत अंतर यह है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं जबकि ग्रह नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि ओर्नियन जो ग्रह की बात की गई है, ओर्नियन नाम का जो सौरमंडल सब तारे की बात की गई है, वो एक तारामंडल तारों का समूह है, ना कि तारा। तो ओर्नियन क्या है? ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। ये ओर्नियन क्या है? ये तारों का समूह है, तारामंडल है, ना कि तारा। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह की एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं जिसे कक्षा कहते हैं, और एक कक्षा को पूरा करने में लगने वाले समय को क्रांति काल कहा जाता है। क्रांति काल तारे से दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकार आकृत शक्तिशाली सौर पौने गुरुत्वाकर्षण, उपरोक्त में से कौन सा कारक जोवियन जो ग्रहों की गैसीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए की बात करेंगे, एक जो है सही है, क्योंकि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल जो स्थलीय ग्रह हैं, टेरेस्ट्रियल जो हैं, वो पृथ्वी के समान ग्रह हैं। ये ग्रह निकट स्थित हैं, जबकि बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून जैसे जो जोवियन या गैस के समान ग्रह हैं वो अधिक दूरी पर स्थित हैं। तो ठीक है, इसमें जोवियन ग्रह जो है, जैसे अगर बात करेंगे सपोज ये सूर्य है मान लीजिए सन, तो इसको दो भाग कर लीजिए। तो जैसे अब बात करेंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको स्थलीय ग्रह कहा जाता है, और ये पृथ्वी के समीप स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे जैसे दूर जाएगा तो जो बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, यूरेनस नेपच्यून, ये क्या है? जोवियन कहते हैं या फिर गैसी ग्रह कहते हैं। तो इनकी तुलना में क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन ए की बात करें तो आकार के हिसाब से जो है सही है, और ऑप्शन दो की बात करें दो गलत है, क्योंकि ग्रहों की आकृति गैसीय आकृति के बीच जो है कोई संबंध नहीं होता।
तो और ऑप्शन 3 की बात करें, सूर्य से निकटता कण क्या असली ग्रह शक्तिशाली और सौर पवनों के प्रभाव में आते हैं, तो इसलिए जो वे प्रकृति में गैसीय नहीं होते हैं क्योंकि वे तेज हवाएं गैसें को उड़ा ले जाती हैं, इस प्रकार ये असली हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये भी सही है, तो ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 3 सही है। बाकी क्या है, 1 और 2 गलत है। ऑप्शन 4 की बात करें तो छोटे आकार के जो असली ग्रह हैं में जोवियन ग्रहों की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसलिए आमतौर पर असली ग्रहों से गैस जो है आमतौर पर असली ग्रहों से निकलती है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन, एक सेकंड, वेट अ मिनट, इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है, ऑप्शन 2 जो है गलत है, ऑप्शन 3 सही है और ऑप्शन 4 सही है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर 3 सी सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित कथनों में कौन सा बिग स्प्लैट घटना के रूप में परिभाषित करता है, तो इसमें ऑप्शन ए है एक न्यूट्रॉन तारे का ब्लैक होल में विलय हो जाना, ऑप्शन बी है चंद्रमा के निर्माण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है गैलेक्सी के निर्माण के लिए बिग बैंग घटना, ऑप्शन डी है पृथ्वी की सतह से उल्का पिंड का टकराव। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिग स्लैट घटना को सही रूप में परिभाषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के निर्माण के पश्चात मंगल ग्रह के आकार से 3 गुना बड़े पिंड और पृथ्वी के बीच टकराव के कारण पृथ्वी की सतह का एक भाग पृथ्वी से क्या हुआ, अलग हो गया। तो इस प्रकार देखेंगे पृथ्वी से अलग होने वाला यह भाग पृथ्वी के चारों ओर एक विशेष कक्षा में क्या हुआ, चक्कर लगाने लगा, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। टक्कर की इस घटना को क्या कहते हैं, बिग स्प्लैट कहा जाता है। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन जो है अगर देखा सही रूप में परिभाषित किया जाता है तो कथन बी यानी चंद्रमा के निर्माण का सिद्धांत से संबंध है इसका, स्प्लैट बिग स्प्लैट घटना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 घनत्व के आधार पर विभेदन की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परतें अलग हुई हैं, ऑप्शन 2 है पृथ्वी के वायुमंडल की सफाई में गैसों का जमाव गैस विसर्जन की प्रक्रिया द्वारा हुआ, ऑप्शन 3 पृथ्वी पर भूमि की तुलना में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति सागरों की हुई। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो जो विभेदीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से क्या पृथ्वी के विभिन्न परतों का निर्माण हुआ है, यानी ज्वालामुखी उद्गार की बात कर रहे हैं या तो उनके क्या हुआ, पृथ्वी विभिन्न परतों का निर्माण हुआ, अलग अलग घनत्व वाली परतों पर पदार्थों का जमा हुआ, इसके कारण कोर मेंटल भूपर्पटी के रूप में पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं। यानी अगर बात करें पृथ्वी की परतों को, पृथ्वी को मेन जो है 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो यही ये कह रहा है कि ज्वालामुखी विभेदीकरण प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी की विभिन्न परतों पर अलग अलग घनत्व वाली जमाव से क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है, एक सेकंड, इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 इसमें जो है सही है, घनत्व के आधार पर विभेदीकरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी से अलग हुई है। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है, 1 जहां होगा वो सही होगा। इसमें देखिए डी में 1 नहीं है, सी में 1 है, बी में 1 नहीं है, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 की, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि पृथ्वी के ठंडा होने के साथ ही इसके आंतरिक भाग के विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन हुआ। तो विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन हुआ तो पृथ्वी के वायुमंडल की परतों की सतही में इसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि बल्कि यह पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति से तब से संबंधित है जब वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का समावेशन होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें ये भी सही है, पृथ्वी पर सबसे पहले जो है सागरों की उत्पत्ति हुई लगभग 4000 मिलियन ईयर से जो है एगो की बात है, यानी पहले की बात है। प्रकाश संश्लेषण कारण सागरों में ऑक्सीजन का उत्पादन, बाद में वायुमंडल में ऑक्सीजन का समावेशन होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 सही है। तो देखेंगे कुल मिलाकर जो है ऑप्शन 1 और 3 सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में है क्वेश्चन।
तो ऑप्शन ए की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्रदान करने का प्रत्यक्ष स्रोत है। ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की संरचना के बारे में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत रहते हैं। इसको आप एनसीईआरटी से किसी भी जगह से आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आता है इससे। और इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। सही उत्तर चूज करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बात करें, कथन 1 की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत का सहारा होता है। ये तो हमने बता ही दिया, सॉरी, प्रत्यक्ष, इसके अलावा अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष में क्या आएगा, प्रत्येक स्रोत जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी देते हो। ठीक है, इसके लिए क्या निश्चित गहराई तक जो है, निश्चित गहराई से अधिक पृथ्वी की खुदाई करनी जो है होती है। तो अभी तक पृथ्वी पर कोला प्रायद्वीप यानी रशिया का जो है, आप जाएंगे रशिया का अगर देखोगे तो एक कोला प्रायद्वीप है, वहां पर पृथ्वी पर आदमियों या मानव द्वारा सबसे गहरी जो गड्ढा या कुछ भी कह लीजिए, सबसे गहरी खुदाई की गई है। लगभग 12 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर खोदा गया है। इसके अलावा जो है वहां पर आप इसके अंदर की सतह का पता नहीं लगाया गया है। तो ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं ज्वालामुखी के कारण, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ क्या होते हैं, पृथ्वी के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोत जैसे उल्का पिंड हुआ, तो उल्का पिंड की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जो पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो उनको पारे में पृथ्वी से उसकी तुलना की जाती है। इसके अलावा बात पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अनुसार जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पता लगाया जाता है कि कोर और मेंटल में क्या है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस प्रकार देखेंगे ये प्रत्यक्ष स्रोत नहीं अप्रत्यक्ष स्रोत है। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 की, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि अगर बात गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ठीक है, द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर रखता है। द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर रखता है। ठीक, तो पृथ्वी की सतह पर पदार्थों का जैसे असमान वितरण है, तो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर आप जाएंगे तो अलग अलग डेंसिटी के आपको मटेरियल मिलेंगे। यानी अगर देखेंगे पृथ्वी के अंदर जाते समय जो है आपको जो है डेंसिटी हमेशा जो है एक बराबर नहीं मिलेगी, कहीं ज़्यादा कहीं पर कम मिलेगी। तो क्या होता है, इसके साथ ही जैसे ध्रुवों पर जैसे सपोज ये 90 डिग्री है, ये 10 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री, ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है। तो ध्रुवों पर विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है, यानी जी का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के केंद्र से दूरी अधिक है और इसका झुकाव भी 23.5 डिग्री है। तो इस प्रकार जो है इसमें देखेंगे ऑप्शन 2 सही है, तो इसमें बचा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। प्लेट्स दी गई हैं और उसकी प्राकृतिक विशेषताएं दी गई हैं, यानी रूपांतरित प्लेट या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और दूसरा है अपसारी प्लेट या कन्वर्जेंस बाउंड्री, तीसरा है अपसारी सीमांत यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री की विशेषता दी गई है। रूपांतरित प्लेट के बारे में बताया, प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने के कारण नई सतह का निर्माण होता है। अपसारी प्लेट की विशेषता दी गई, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाने के कारण सतह का क्षरण होता है। अपसारी प्लेट का इसे रिफ्ट या नए सागरों का निर्माण होता है। तो नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है ये आपको चूज करना है। तो अगर बात करें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की, तो ये ऐसी बाउंड्री है, इससे ना तो किसी चीज का निर्माण होता है ना तो जो है कुछ बनता है, क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट के पैरेलल गति करती है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और इसके जो है इसके घर्षण करके सिर्फ भ्रंश बनता है। और यही हो गया अभिसारी, यानी दो प्लेट एक दूसरे के प्लेट के पास आ रही है, तो अगर कोई चीज एक दूसरे के पास टकराएगी तो क्या होगा, यानी टूटन
कुछ ना कुछ टूटे फूटेगा, तो इसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। और वहीं एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या हो रही, दूर जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है तो इसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। आपको एग्जांपल बताएं, अगर एक प्लेट है, सपोज 2 प्लेट है, तो आपने देखा अटलांटिक रिज का नाम सुना होगा, तो उसमें जो एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है तो क्या होता है, यहां से प्रेशर में कमी आती है। प्रेशर में कमी आएगी तो क्या होगा, नीचे का जो मटेरियल रहेगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसमें क्या होगा, ये मटेरियल यहाँ पे जमा होता जाएगा। तो एक प्रकार का समुद्र का कटर का निर्माण होता है। यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का संबंध जो है नए क्रस्टों के निर्माण से है या समुद्र तल के प्रसरण से है। ठीक है, युग्म एक गलत है। जो नई सतह का निर्माण होगा यह डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से होगा। और ऑप्शन बी की बात करें तो ये सही है, क्योंकि एक दूसरे के प्लेट सामने आ रहे हैं, इसके कारण क्या होता है, टूटन फूटन होता है, यानी क्षरण होता है। ये सही है। उसके अलावा ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 भी सही है, क्योंकि अगर इससे रिफ्ट और नए सागरों का निर्माण होता है तो बताया हमने। ठीक है, प्लेट एक दूसरे से दूर जाने के कारण नई सतह का निर्माण होता है, ये भी सही है। और रिफ्ट वैली और नए सागरों का निर्माण, ये भी सही है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण सिर्फ जो है भ्रंश होगा और हल्के और गहरे उद्गम के क्या होते हैं, भूकंप आएंगे। जैसे आपने सैन एंड्रियाज खाड़ी का नाम सुना होगा कैलिफोर्निया में, तो वहां पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का उदाहरण है। तो इस तरह देखेंगे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, प्लेट टेक्टोनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, प्लेट स्थिर नहीं होती और स्थेनोस्फीयर के ऊपर क्षैतिज रूप से गति करती है। दूसरा ऑप्शन है, महाद्वीपीय चट्टानें महासागरीय क्रस्ट चट्टानों की तुलना में अधिक युवा होती हैं। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी विस्फोट के मामले में सर्वाधिक सक्रिय है। तो इसमें कौन सा गलत है, तो आपको गलत चूज करना है। सबसे पहले अगर प्लेट की बात करें, सपोज मान लेते हैं एक टाइम के लिए ये पृथ्वी गोल है, लेकिन अर्थ गोल नहीं, अर्थ कैसी शेप है, गोलाभ शेप है। यानी आप देखेंगे पृथ्वी का शेप कैसा है, पृथ्वी का शेप कुछ इस तरह है। यानी अब सॉरी, ध्रुवों पर क्या देखेंगे, ध्रुवों पर ये चपटी है और ये यहाँ पे क्या कहते हैं, यह विषुवत रेखा पर जो है पृथ्वी उभरी है, तो इसे गोलाभ शेप कहते हैं। लेट्स देखते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज ये पृथ्वी गोली है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको पर्वत पहाड़, यानी अगर मान लीजिए महाद्वीप है तो इसे महाद्वीप कहते हैं, और इसके बीच में क्या होगा, पानी होगा, फिर ये महाद्वीप होगा या देश होगा या स्थल मान लीजिए, कुछ भी इसके बीच पानी। तो इस प्रकार से कुछ संरचना है। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये 2D चित्र है, 3D नहीं है। तो यहाँ जाएंगे, इसके अंदर क्या होगा, कोर हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। तो क्रस्ट में क्या शामिल होता है, क्रस्ट में महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 की बात कहा है, ये बात सही कहा है कि प्लेट जो है स्थिर नहीं होती, ये स्थेनोस्फीयर के रूप में क्षैतिज रूप में गति करती रहती है। स्थेनोस्फीयर क्या होता है, सपोज ये क्रस्ट है, ये मेंटल है। ठीक है, मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट का निचला सतह जो है, आप जाएंगे तो आप एक प्रकार पतली सी वो होती है, तो ये जो है जेली रूप में होता है, जिसपे क्या हो, प्लेट फिसलती रहती है और प्लेट गति करती रहती है। आपने ये भी सुना होगा कि हिमालय की ऊंचाई समय के साथ बढ़ रही है। तो समय के साथ बढ़ रही है, इसका मतलब ये होता है कि जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर हो रहा है, यानी गति हो रही है, जो स्थेनोस्फीयर पर गति कर रही है क्षैतिज रूप में। तो इसी कारण जो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। आपने सुना होगा कि प्रशांत महासागरी जो है महासागर सिकुड़ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई हलचल हो रही है। तो ये प्लेटों का क्षैतिज संचलन ही है, जिसके कारण जो है ये सब हो रही है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि महाद्वीपीय चट्टानें महासागरीय क्रस्टों की तुलना में अधिक युवा नहीं होती। एक बात और बता दें, जैसे अगर बताए कि अभी हमने बताया अपसारी प्लेट बाउंड्री, तो ठीक है, एक दूसरे से प्लेट दूर जा रही है, तो यहाँ पर जैसे दूर जाएगी तो यहाँ से गर्म गलित मैग्मा ऊपर आकर जमा होता जाएगा, तो इस एरिया में क्या होगा, नया क्रस्ट का निर्माण होगा। फिर जैसे और दूर जाएंगे, फिर ये मैग्मा आके यहाँ जमा होगा। तो इस प्रकार से ये नया होगा, ये पुराना हो गया। लेकिन पृथ्वी पर जो गति होती है उस पर कोई प्लेट का नया प्लेट का निर्माण नहीं होता। महासागर में नया प्लेट का निर्माण होता है, वो अधिक युवा होती हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे
ऑप्शन 2 जो है गलत है, ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी विस्फोट के मामले में सर्वाधिक जो है एक्टिव है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 1 सही, ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 3 सही है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है, तो इसमें केवल ए, 2 जो है गलत है। जो मध्य महासागरीय कटक की बात इसमें कर रहा है, इसमें भी जो क्या है, अब सारी प्लेट यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो जहां पर पृथ्वी की जो टेक्टोनिक जो है घटना हो रही है, तो इस तरह जो है महासागर का यहाँ पर फैलाव हो रहा है, यानी पानी का जो है फैलाव हो रहा है। तो यहाँ इसके साथ ही क्या होता है, जैसे जैसे प्लेट एक दूसरे से अलग होती है, वैसे जो पिघली चट्टान होती है ज्वालामुखी क्रिया समुद्र के ऊपर उठती है और जिसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो इसका हमारी लेक्चर अपडेट हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बहरहाल अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सागर नीतल प्रसरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। चट्टान के क्रश से दूर जाने पर चट्टान की आयु में वृद्धि होती है। ऑप्शन 2 एस्टेनोस्फीयर के ऊपर की प्लेट क्षैतिज रूप से गति करती। ऑप्शन 3 की बात करें, पृथ्वी महाद्वीपों की सतह तुलना में महासागर की सतह की मोटाई काफी कम होती है। ऑप्शन 3 की बात करें, सागर की चट्टान के केंद्र में होने वाले लगातार उद्गार से दोनों और उसके दोनों चट्टानों की वृद्धि। सही उत्तर आपको चूज करना है। तो सही उत्तर देखने के लिए आप देखेंगे ऑप्शन 1 की बात करेंगे, ये सही है, क्योंकि चट्टान के क्रश से दूर जाने पर चट्टान की आयु में वृद्धि होती है। जब सागर नितल प्रसरण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है एक चट्टान दूसरे चट्टान से दूर जा रही है, तो इसका अध्ययन करने से पता चला है कि पृथ्वी की चट्टान जैसे सागर के ये केंद्र है, तो यहां से दूर जाएगा, तो इसके जो चट्टान की आयु होती है वो जितनी दूर जाएगा उतनी आपको पुरानी चट्टान मिलेगी, यानी आयु में वृद्धि मिलेगी। जितना उस केंद्र के पास रहेंगे, यानी जो नवीन संरचना है, वहां पे कम आयु की चट्टान मिलेगी। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है, सही पूछा है, तो इसमें जो एक हो वो सही होगा। इसमें ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि एस्टेनोस्फीयर के ऊपर क्षैतिज रूप से गति करने वाली प्लेटों के से सागर नितल प्रसरण की व्याख्या नहीं की जाती। तो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 2 जहां होगा वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी में 2 है। ऑप्शन सी की बात करें तो महाद्वीपों द्वारा ये जो है सही है, जाकर चट्टान के केंद्र से होने वाले उद्गार से दोनों चट्टानों में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, 1 3 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलर फ्लाइंग बल, प्लेसर निक्षेपर, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वरीय बल, पृथ्वी में रेडियो एक्टिव तरंगे, उपयुक्त में से कौन सी विवर्तनीय गति के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें कुछ टर्म है, जैसे पोलर जो फीलिंग बल है, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि एक बार शायद क्वेश्चन में आ चुका है, पेपर में आ चुका है। तो इसमें जो है उत्तरदायी आपको ध्यान रखना है, जो पोलर फीलिंग फोर्स है ये उत्तरदायी है विवर्तन के लिए, क्योंकि महाद्वीपों के प्रसरण कारण के रूप में ध्रुवी या फ्लीइंग बल को भी अल्फ्रेड वेगनर ने शामिल किया है। यह बल के पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि प्लेसर निक्षेपण इससे संबंधित नहीं है विवर्तन से। प्लेसर निक्षेप की उपस्थित विवर्तकी संचलन के लिए उत्तरदायी नहीं, हालांकि महाद्वीप प्रसरण के सिद्धांत का समर्थन का साक्ष्य जरूर है, लेकिन इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये सही है, अभी हमने बात की। ऑप्शन 4 की बात करें तो ये भी सही है, ज्वरीय बल के अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने ज्वरीय बल को जो है साक्ष्य के रूप में बताया था। 5 की बात करें तो ये भी सही है, पृथ्वी के अंदर क्या रेडियो एक्टिव तरंगे प्लेट में विवर्तन का कारण बनती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसमें सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ऑप्शन 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, पृथ्वी महाद्वीपीय प्लेटों का ही महाद्वीपीय जो है प्लेटों का ही भाग होते हैं, अभी हमने बताया प्लेट। ऑप्शन 2 की बात करें, मध्य महासागरीय कटक और सागर नितर प्रसरण सागर को स्तर प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, सागर नितर प्रसरण से यह सिद्ध होता है कि सागर स्वयं में विवर्तन की गतिविधियों का स्थान है। तो इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन 12 में देखेंगे, 12 में जो है कौन सा सही है। ऑप्शन 1 की बात करें तो ये सही है, क्योंकि महाद्वीप जो है प्लेटों के ही भाग होते हैं। प्लेट में महासागरीय महाद्वीपीय दोनों प्लेटें शामिल होती हैं। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि ऑप्शन 1 नहीं है। अब बात करेंगे कि ऑप्शन 2 की, तो ऑप्शन 2 भी सही है कि मध्य महासागरीय कटक और सागर प्रसरण जो नीतल प्रसरण सागर है सिद्धांत है, उसका स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन 3 की बात करेंगे
तो ऑप्शन 3 भी सही है। सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक का एक भाग है जो सबडक्शन क्षेत्र पर भारी प्लेट और हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, नीचे जाकर क्या होती है, पिघल जाती है। ठीक है, यानी अगर सपोज ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है यानी कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है। हमेशा ध्यान रखिएगा महासागरीय प्लेट की डेंसिटी अधिक होती है। तो यहाँ से जो है ये ओसनिक प्लेट है, इसका जब जैसे इसके नीचे सबडक्शन, यानी अगर बताएं एक भारी प्लेट है एक हल्की प्लेट है, अगर दोनों का टक्कर किया जाए तो नीचे कौन गिरेगा, तो नीचे कर दीजिए भारी प्लेट जाएगी, सामने सामने टक्कर हो रहा है, या तो जब भारी जाएगी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा जितनी गहराई में जाएगी तो इसमें जो है ये प्लेट टेक्टोनिक को गतिविधि को ये हवा देती है। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें कौन सा है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी 1 2 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत है उसके संदर्भ में विचार करना है। ऑप्शन 1 है सागर नितरण प्रसरण सभी मध्य सागरीय कटक पर लगातार होता रहता है। ऑप्शन 2 है यह मेंटल संवहनी धाराओं का परिणाम है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 1 तो सही है क्योंकि सभी मध्य सागरीय कटक पर लगातार जो है, क्योंकि जहां भी, एक बात ध्यान रखने की बात है, जहां भी मध्य सागरीय कटक आपने दिखाई देगा मैप में, चाहे वो अटलांटिक हो, प्रशांत में हो या हिंद महासागर में दिखाई दिए, यानी जो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई देगा एस शेप में, वो उसके कारण अगर देखेंगे तो वहां पर जो है सागर का प्रसार हो रहा है, सागर फैल रहा है। जितना की चौड़ाई बढ़ती जाएगी कटक की ज्वालामुखी इस वहां पर जमता जाएगा उतना सागर का फैला होगा। यानी यहाँ पे वर्तमान देखें अटलांटिक महासागर की चौड़ाई बढ़ रही है, प्रशांत महासागर की चौड़ाई घट रही है। उसके कारण जब एक चीज फैलेगी तो जगह तो उतना ही है तो दूसरी चीज सिकुड़ेगी। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 सही है क्योंकि सागर नित्य प्रसरण सिद्धांत मेंटल में संवहन का परिणाम होता है, यानी मेंटल के में जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसके कारण क्या होता है, संवहनी धारा का उत्पन्न होता है। संवहनी धारा का उत्पन्न जो है इसके कारण जो है ये प्रक्रिया होती है। तो मेंटल से उत्पन्न होने वाले जो संवहनी धारा है प्लेट टेक्टोनिक का कारण है। इन धाराओं के कारण पृथ्वी के अंदर उष्मा पृथ्वी की सतह तक आती है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के अंदर जो है अतिरिक्त उष्मा पृथ्वी की सतह की ओर स्थानांतरित होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 2 दोनों सही है। सॉरी, इसमें गलत पूछा है ना, तो ना तो 1 ना तो, एक सेकंड, इसमें कौन सा गलत है? इसमें ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। तो इसमें जो है गलत के ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, इस प्रकार जो है उसमें ऑप्शन डी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्लेट संचरण यानी प्लेट मूवमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्लेट मूवमेंट की गति प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती। दूसरा ऑप्शन समुद्र तल का प्रसार अभिसारी प्लेट सीमांत पर होता है। और तीसरा है भूचुंबकीय इतिहास विस्तृत समुद्र तल पर अभिलेखित है। अभिलिखित है। सही कथन आपको चूज करना। अभी हमने बताया कि जो अभी नहीं अपसारी होता है, यानी अपसारी यानी डाइवर्जन जहां होगा, डाइवर्जन जहां होगा वो जो है समुद्र तल के प्रसार से संबंधित होगा। ठीक है, तो इसमें जो है सही कौन सा है? तो इस प्रकार देखेंगे ये गलत हो जाएगा, यानी अभिसारी जहां होगा, यानी अभिसारी यानी कन्वर्जन, यानी अब जब एक प्लेट दूसरे से मिल रही है तो कहां होता है, वहां समुद्र तल का प्रसार नहीं होता, वहां पे जो है देखेंगे पर्वत का निर्माण होता है, फोल्ड से जो है पर्वत का निर्माण होता है। इसके कारण होता है क्या होता है, अब वो बनता है क्या, रिज बनता है, यानी सागर तल का प्रसार होता है। ये कॉमन चीज ध्यान रखिएगा अभी के लिए। अब बात करें ऑप्शन 1 जो है, तो यहां पर प्लेट मूवमेंट प्रत्येक जगह समान नहीं होती। अगर बात करें क्यों समान नहीं होती, क्योंकि देखेंगे कि इनकी गति जो है भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक वर्ष ये 1 से 2 इंच यानी 3 से 5 सेंटीमीटर दर से बढ़ रहे हैं, विभिन्न भाग में अलग अलग से होते हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 भी गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये जो है सही है, क्योंकि जो प्लेट्स मूवमेंट है वो इतिहास के विस्तृत जो समुद्र में अभिलिखित है उसका जो है अध्ययन है। तो जबकि मध्य महासागर कटक के लावा निकलता रहता है, आप देखें मिड ओशनिक रिज में देखे होंगे तो वहां पे लावा निकलता रहता है, उससे बनने वाली चट्टान चुंबकित हो जाती है। जैसे जैसे चट्टान इधर के साइड बढ़ेगी, लावा इधर जमा होता है, जितनी पुरानी चट्टान रहेगी उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते होंगे। आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में इसको पढ़ा होगा।
तो ठंडा होने पर मौजूदा चुंबकत्व की ध्रुवता प्राप्त कर लेते हैं। यानी जैसे चुंबकत्व के गुण आएंगे, जैसे जैसे ये जो है ठंडे होंगे लावा, तो धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ ये इसमें जो है ध्रुव गुण गुण प्राप्त हो जाएगा, यानी चुंबक बन जाएगा, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे वो चुंबकत्व के गुण में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन 3 सही है, तो केवल बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, खनिज और शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक शैल एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है। ऑप्शन 2 की बात करें, खनिज केवल अकार्बनिक प्रक्रियाओं से बनते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, महाद्वीपीय क्रस्ट पर अपसारी सीमाएं खनिजी निक्षेपों का निर्माण कर सकती हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? तो बात करें कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन 1 की बात करें हम, तो ऑप्शन 1 जो है, चट्टान जो है एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है, ये तो सही है, क्योंकि यह अविभाजित जो खनिज पदार्थ एक ही पिंड से बने होते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की। वेट अ मिनट, एक सेकंड रुकिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल देखना हो, खनिजों का समुच्चय का एग्जांपल देखना हो, तो इसमें क्या आएगा, ग्रेनाइट आ जाएगा, बसाल्ट, चूना, इसके अलावा क्या आएगा, बलुगा पत्थर आ जाएगा। तो ये सब एग्जांपल हैं। ऑप्शन 2 सही नहीं है, खनिज केवल अकार्बनिक पदार्थ का नहीं, जिसमें जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ से मिले होते हैं। जैसे अगर बात करें कार्बनिक, जैसे जीवों के जो शेल होते हैं उसके दांत और हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। अधिकांश जो खनिज है वो अकार्बनिक प्रक्रियाओं से माध्यम से बनते हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करेंगे, ये सही है। अभी हमने इसके इसके जो है बारे में आपको बताया था कि एक अपसारी सीमा का निर्माण तब होता है जब दो प्लेटें जो है एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और पृथक करने वाली क्रस्ट पर भारी धातुओं को समृद्ध मैग्मा क्या होता है, ऊपर आता है। ठीक है, दूर जाने पर क्या होता है, यहाँ का जो है रिज बनता है। तो ये जो भारी धातु है उसमें जो क्या मैग्मा होता है, इसमें जो है भारी जो है खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 जो है सही है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से ही तो आ रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन जो है 15 में क्या सही है, 1 और 3 सी सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16, खनिज वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, विवर्तनीय प्रक्रियाएं खनिज निक्षेपों के वितरण को ही समझाने में सहायता करती हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट खनिजों क्षेत्रों के संदर्भ में भारत में सबसे बड़े खनिज क्षेत्रों में से एक है। ऑप्शन 3 की बात करें, मैग्नेटाइट लगभग 70% धातु सामग्री के साथ सबसे अच्छा लौह अयस्क माना जाता है। कौन सा कथन सही है, तो इसमें आप बताइए कौन सा कथन सही है। सबसे पहले अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है, विवर्तनीय प्रक्रिया खनिज निक्षेपों का वितरण को समझने में सहायता देखी है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया हो रही है, यानी अब सारी एक प्लेट से दूसरी प्लेट का फैलाव हो रहा है। तो मैग्मा के फलस्वरूप क्या हो रहा है, अंदर के पृथ्वी की जितने मटेरियल बाहर आ रहा है, तो खनिज निक्षेपों को समझने में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि अगर उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट की बात करेंगे तो भारत का सबसे समृद्ध खनिज बेल्ट है, तो इसमें कहा सबसे पिछड़ा बेल्ट है। इस प्रकार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सबसे समृद्ध का कारण है, क्योंकि झारखंड और उसके अलावा पश्चिम बंगाल, इसके अलावा बात करेंगे उड़ीसा जैसे राज्यों में, या छोटा नागपुर पठार की बात करें तो वहां पर जो है बड़ी मात्रा में क्या कोल पाया जाता है, इसके अलावा आयरन पाया जाता है, आयरन और लौह अयस्क, मैग्नीज पाया जाता है, अब्रक पाया जाता है, बॉक्साइट, तांबा जैसे जो है आपको पाया। इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 भी गलत है, क्योंकि अगर सबसे अच्छे लौह अयस्क की बात करेंगे, 1 सही 2 गलत, ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि हेमेटाइट में ये जो है, मैग्नेटाइट में नहीं, हेमेटाइट में क्या होता है, 70% जो है धातु सामग्री के साथ सबसे अच्छा लौह अयस्क होता है, ना कि मैग्नेटाइट। तो इस प्रकार ये भी गलत है। इसमें देखेंगे ऑप्शन सी सही होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय बेल्ट की बात करें तो इसमें जो है धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है, धारवाड़
और कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है, इसमें रॉक सिस्टम पाया था, जो लगभग 80% इसमें क्या है, हेमेटाइट हेमेटाइट भंडार पाया जाता है, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश शामिल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शैल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी रॉक साइकिल। पहला है क्रिस्टलीकरण और अवसादन शैल चक्र की कुछ प्रमुख प्रक्रिया है। दूसरा है आग्नेय चट्टानों को कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा है शैल चक्र तापमान और दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो क्रिस्टलीकरण की जो और अवसादन शैल चक्र कुछ प्रमुख प्रक्रिया है, ये तो सही बात है। ठीक है। अगर रॉक साइकिल की बात करेंगे तो इसमें 3 मुख्य प्रकार के चट्टानों के बीच जो है जियोलॉजिकल समय के माध्यम से संक्रमण प्रक्रिया होता रहता है। जैसे अवसादीकरण होता है, अभी इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे लास्ट में। कायांतरित होता है, इसके अलावा क्या होता है, आग्नेय चट्टान होती है। तो प्राइमरी क्या है, सबसे प्राइमरी चट्टान, प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी मैग्मा सबसे पहले आएगा वो मैग्मा चट्टान या मैग्मा या आग्नेय चट्टान प्राथमिक होगी, फिर इसका अवसादीकरण कायांतरण होगा। इसको हम आगे समझेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे, ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 जो है आग्नेय चट्टानों को कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो ये भी सही है। शैल चक्र तापमान और दाब पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार 1, 2, 3 सही है, क्योंकि जब ये मैग्मा आग्नेय चट्टान पर अवसादन होगा तो उस पर जाहिर सी बात तापमान और दाब का प्रभाव होगा। तो इसको हम अभी फिगर के माध्यम से आगे समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है प्लूटोनिक या पाताली चट्टान के समय की अवधि तलछट में जमाव से बनती है। ऑप्शन 2 की बात करें, कई पर्वत आग्नेय चट्टानों से बने हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए मैग्मा को ठंडा होने से बाह्य आग्नेय चट्टान बनती है। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि बात करें अगर प्लूटोनिक चट्टान वे आग्नेय चट्टान है जिनका निर्माण के दौरान क्या होता है, लावा पृथ्वी की क्रस्ट में गहराई पर ही ठंडा हो जाए। यानी हम आपको बता देते हैं, सपोज ये पृथ्वी का स्थल है, ठीक है, यहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ये उद्गार होकर बाहर आया। एक तो पृथ्वी के बाहर आ जाता है, एक क्या होता है पृथ्वी के अंदर जो है ये बेंड कई सारी नलिकाएं होती है, इसमें जाकर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसे ही प्लूटोनिक या पाताल लोक या इसमें ध्यान रखिए पाताल लोक, तो तलछट पर जमाव नहीं हो, पृथ्वी के अंदर जमा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 जो है गलत होगा। तो एक विशेषता ये भी हो गई कि जो है इसका निर्माण दौरान क्या हुआ, पृथ्वी के क्रस्ट में गहराई में ही ठंडा हो जाता है। और जब पृथ्वी की क्रस्ट में गहराई में ठंडा होगा तो इन चट्टानों की विशेषता होती है, इसमें जो है बड़े बड़े रवे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जो चट्टान जल्दी ठंडा होकर जम जाएगी उसमें कोई दाना वाना नहीं पड़ता है, यानी बड़े बड़े रवे नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है सही है, क्योंकि कई प्रमुख पर्वत हैं जो आग्नेय चट्टानों से बने हैं, यानी ज्वालामुखी चट्टानों से बने हैं, लेकिन अगर उनके कोर जो है, कोर में जो है क्या, कई पर्वतों में आग्नेय चट्टान पाई जाती है, लेकिन हालांकि अधिकांश पर्वत जो मुख्य रूप से क्या होता है, फोल्ड से बना है, यानी फोल्ड नवीन जो वलित पर्वत है, जो जैसे एंडीज, हिमालय, और इसके अलावा आप एटलस माउंटेन ले लीजिए, रॉकी माउंटेन ले लीजिए, तो वो फोल्ड यानी अवसादीकरण से बने हैं। तो ठीक है, लेकिन आप केंद्र में बात आग्नेय चट्टान पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो ऑप्शन 3 भी सही है, क्योंकि आग्नेय चट्टान जो है ये पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए मैग्मा ठंडा होने से बाह्य आग्नेय चट्टान बनती है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, केवल एक। इसमें गलत पूछा है ना, तो गलत सिर्फ एक ही है, प्लूटोनिक वाला। ये ध्यान रखने की बात है, कीवर्ड हमेशा ऑनलाइन कीजिएगा। गलत पूछा है तो गलत सिर्फ एक ही है, तो केवल एक जो है ये गलत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, अवसादी और कायांतरित चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों गर्मी या ऊष्म दाब के से बनती हैं और अवसादी चट्टानें संघनन व सीमेंटेशन से जोड़नी पड़ती हैं। और ऑप्शन 2 की बात करें,
कायांतरित चट्टानों में जीवाश्म होते हैं जबकि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म रहित होते हैं। कौन सा सही है? अगर बात करें रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों की, तो इनका निर्माण तब होता है जब मूल चट्टान आपको ध्यान रखना, मूल चट्टान क्या है हमेशा ध्यान रखना है, आग्नेय चट्टान, यानी मैग्मा से जो पहली बार चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान, इसे मूल चट्टान कहा जाता है। यानी इस चट्टान पर जब तापमान और दाब का प्रभाव होता है, जिससे चट्टान क्या होती है, आग्नेय चट्टान क्या होती है, इस पर जो है भौतिक और रासायनिक और खनिज स्तर में परिवर्तन होता है। तो जबकि जो अवसादी चट्टान के मामले में जैसे अवसाद की परत बनी है, तो निचले स्तर पर क्या होता है, दबाव बढ़ता जाता है। जैसे ये अवसाद है, लेयर में होती है, तो निचले स्तर पर क्या होता है, दबाव बढ़ता जाएगा और बढ़ने के कारण क्या हो, इस प्रक्रिया का संघनन कहा जाता है। उसी समय बाद अवसाद के कण एक दूसरे से चिपकना चालू कर देते हैं। वे मिट्टी और सिलिका जो कैल्शियम जैसे खनिजों द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार क्या होता है, सीमेंटेशन के बाद क्या हो, अवसादी अनुक्रम में एक अवसादी चट्टान में बदल जाता है। इसकी प्रक्रिया को हम लोग आगे समझेंगे। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 जो है गलत है, क्योंकि कायांतरित चट्टानों में जीवाश्म होते हैं जबकि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म रहित होते हैं। ये गलत है, क्योंकि रूपांतरित चट्टानों का निर्माण अत्यधिक ताप की स्थिति पर होता है, जिसके कारण उसमें आमतौर पर इन चरम स्थितियों को देखते हुए जीवित नहीं रह सकते जीव। ठीक है, कायांतरित चट्टान में उसकी कई बार काया पलट चुकी होती है प्रेशर और दाब के कारण। तो केवल अवसादी चट्टान ही ऐसी चट्टान है जिसमें जो है आपको जीव मिलेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे 19 में ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही। कौन सा सही पूछा है ना, ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अब क्वेश्चन नंबर 90 आज के लास्ट के क्वेश्चन बात, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संबंध प्रक्रिया चट्टान का नाम दिया गया। सब ऑप्शन 1 है लिथिफिकेशन, ऑप्शन 2 है पुनः क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन 3 है क्रिस्टलीकरण। यानी लिथिफिकेशन को किससे संबंध किया गया, आग्नेय चट्टान से। पुनः क्रिस्टलीकरण को किससे संबंध किया, रूपांतरित चट्टान से। क्रिस्टलीकरण को किससे संबंध किया गया, अवसादी चट्टान से। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में 1 और 3, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 3। इसमें आपको सही आंसर आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि अगर लिथिफिकेशन की बात करें, लिथिफिकेशन होता क्या है, ये जो है अवसादी जो चट्टान होती है, अवसादी चट्टानों से जुड़ी प्रक्रिया है, न कि आग्नेय चट्टानों से जुड़ी प्रक्रिया है। इस प्रकार ये गलत है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अवसाद जो होते हैं, अवसाद दबाव यानी प्रेशर में क्या होता है, संकुचित सिकुड़ जाते हैं और द्रव्य को बाहर निकाल देते हैं। इसे धीरे धीरे ठोस चट्टान बन जाती है। लिथिफिकेशन मुख्य रूप से क्या होता है, संघनन और सीमेंटेशन की प्रक्रिया जो हमने पहले समझी। यानी लिथिफिकेशन आपको कीवर्ड ध्यान रखना किससे संबंधित है, अवसादी चट्टान से। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 गलत है। और इसके ऑप्शन 2 की बात करें, ये सही है, क्योंकि लंबे समय तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर की स्थिति में बिना पिघले सामग्री पुनः क्रिस्टलीकरण का परिणाम ही क्या होता है, रूपांतरित चट्टान। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि क्रिस्टलीकरण की बात कर रहा है। तो क्रिस्टलीकरण कहाँ होता है, क्रिस्टलीकरण हमेशा आप ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीकरण कहाँ होता है, रवे कहाँ बनते हैं, यानी दाने बनते हैं, वो क्रिस्टल उसे कहा जाता है। वो कहाँ बनते हैं, वो आग्नेय चट्टान बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही है, केवल 2। अब एक प्रकार आपको रॉक साइकिल समझा देते हैं। ठीक है, सपोज पृथ्वी के अंदर से क्या हुआ, मैग्मा निकला। एक सेकंड, पृथ्वी के अंदर से क्या हुआ, मैग्मा निकला। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकला, ये स्थल पर आया और ठंडा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। और इसे क्या कहते हैं, मूल चट्टान। हमेशा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ चुका है, इसे मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। मैग्मा देखिए आया ऊपर, ये क्या हुआ, मेल्ट है, तो ये ठंडा हुआ, मेल्टिंग मैग्मा ठंडा हुआ, ठंडा होने के साथ क्या बना, इग्नियस रॉक बन गया। अब इसी इग्नियस रॉक पर क्या होगा, समय के साथ अगर ये रॉक क्योंकि खुला रहता है, इस पर अगर बारिश होती गई, धूप, क्योंकि धूप में क्या होता है, धूप में क्या होता है, फैलाव, क्योंकि ज्यादा धूप पड़ेगी चट्टान क्या होता है, आपने देखा होगा टूट जाते हैं, क्योंकि उसमें फैलाव होता है। आपने एक चीज सुना होगा, तार जो होते हैं क्या होता है, आपने एल्युमिनियम का तार देखा होगा, उस पर धूप पड़ने पे क्या होता है, धूप पड़ने पे क्या होता है, जैसे ज्यादा गर्मी रहेगी वो फैलाव होता है, ठंडी में क्या सिकुड़ जाता है, टूट जाते हैं। तो सेम वही आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल ये तार है, इस पर जो है खूब गर्मी पड़ रही है, तो इस पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन और उसके बाद फिजिकल रिएक्शन हो रहा है।
तो इसके अलावा क्या होगा, वेदरिंग, यानी इसका टूट टूट लिथिफिकेशन हो जाएगा, टूटन फूटन हो जाएगा, टूट जाएगी। तो समय के साथ क्या होगा, जब इस पर दबाव या इकट्ठा होंगे, कंपोजिशन होगा, ये धीरे धीरे क्या होंगे, सीमेंटेशन हो जाएगा, ये जो है सेडिमेंट्री रॉक में लेयर में जो है बन जाएंगे। और इस पर जब प्रेशर और तापमान का प्रभाव पड़ेगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित रॉक में हो जाएंगे। फिर यही कायांतरित रॉक जो है मेल्ट होकर क्या होगा, पृथ्वी के अंदर मैग्मा के रूप में निकलेगा। और एक बात और है कि इग्नियस रॉक जो है, आग्नेय रॉक, सीधे जो है अगर इस पर अगर तापमान और प्रेशर का प्रभाव बढ़ा, सीधे जो है ये कायांतरित रॉक में परिवर्तित हो सकते हैं। और अगर इसमें मेटामॉर्फिक रॉक पे अगर अपक्षेण का प्रभाव पड़ रहा है तो सीधे इसका टूटन फूटन कार्य ये क्या होगा, ये जो है सेडिमेंट में प्रभावित हो जाएंगे। और इस तरह जो है ये चक्र चलता है, ये रॉक साइकिल है। तो आशा करते हैं आपको ये जो है थोड़ी सी समझ आपको बेहतर हुई होगी इन 20 क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसमें जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस के हिसाब से क्वेश्चन लेके आए हैं। और 300 क्वेश्चन का ये सेट है ज्योग्राफी का, जिसमें आपको टोटल ज्योग्राफी और विथ कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ, ताकि आपको एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम से कम ना गलत हो, जो भी पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन ना ही गलत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी के लेक्चर में। आज जो है पॉलिटी का लेक्चर अपलोड हो चुका है और इन्वायरमेंट का लेक्चर जो है कल अपलोड होगा 20 क्वेश्चन के साथ।